ओके, सो द रिकॉर्डिंग हैज आल्सो स्टार्टेड और आज का लेक्चर हम शुरू करेंगे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आप देखो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज जस्ट लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज जस्ट लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज नॉट एक्चुअली अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअल में अगर आप देखो तो कोई ऑफर नहीं होता, देयर इज नो ऑफर। ओके, there is no acceptance, there is no offer, there is no acceptance, but still इन दोनों के बिना भी आपका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बन जाता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। नाउ द वर्ड क्वासी इटसेल्फ मींस व्हाट? क्वासी इटसेल्फ मींस इट इज नॉट एग्जैक्टली सेम बट जस्ट लाइक, इट इज जस्ट लाइक। सो आगे जाकर आप चेक करोगे, आपको पढ़ने को मिलेगा क्वासी कोर्ट के बारे में। वी विल स्टडी कॉन्सेप्ट ऑफ क्वासी कोर्ट। तो क्वासी कोर्ट जो रहेगा वो कैसा रहेगा, उनका भी यही मतलब होता है दैट इट इज नॉट एग्जैक्टली लाइक अ कोर्ट बट इट वर्क्स लाइक अ कोर्ट। ठीक है, सो यहाँ पर आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी वैसा है, इट इज नॉट एग्जैक्टली अ कॉन्ट्रैक्ट बट इट इज जस्ट लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट एंड यू कैन you still enter into the contract without making a offer or acceptance। तो ये वाला चीज बताए। so यहाँ पर भी देखो जैसे दिया हुआ है, relations resembling to those of the contract and enforce them if as if they were the contracts, and hence the term what quasi contract is given, that is resembling the contract just like a contract, right? so अब आप यहाँ पे देखोगे तो quasi contract में ये आप यहाँ पे ध्यान रखोगे, no man must no man must grow rich out of another person's loss। ठीक है, नो पर्सन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर पर्सन लॉस। तो आप ये लीगल मैक्सिम याद रखना क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कि कोई एक इंसान जो है ये शुड नॉट गेट द अनड्यू बेनिफिट बाय कॉजिंग और विद द अदर पर्सन लॉस। सो जैसे यहां पर हो गया, टी अ ट्रेड्समैन लीव्स गुड्स एट सीज हाउस बाय मिस्टेक एंड सी ट्रीट्स द गुड्स एज हिज ओन। नाउ सी इज बाउंड टू पे फॉर द गुड्स। ठीक है, सी इज बाउंड टू पे फॉर द गुड्स। सेम वे ए पेज। अब अच्छा, यहां पर वाई सी इज बाउंड टू पे, क्योंकि आप चेक करो यहां पर उसने गलती से गुड्स को छोड़ दिया था। ठीक है, और सी उसको क्या कर रहा है, सी उसको अपने गुड्स की तरह ट्रीट करके ही कंज्यूम दैट गुड। नाउ सी विल हैव टू पे दैट मनी टू टी। अगेन ये लाइन फिट बैठ रहा है वहां पे, नो मैन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर पर्सनस लॉस। ठीक है, तो ये वाला सिनेरियो है। फिर आप देखो, ए पेज सम मनी टू बी बाय मिस्टेक and it is really due to C. Now B must refund that money to A. तो आपके पास गलती से वो पैसे आ गए थे, quasi contract हो गया automatically, that is your duty to refund that money. Okay, okay, so this is there। अब आप देखो यहाँ पे सेम वे देखो, a fruit parcel is delivered under a mistake to R who consumes the fruit thinking them as his birthday present। Now R must return the parcel or he must pay for the fruit। Now again कोई ऑफर नहीं था, कोई एक्सेप्टेंस नहीं था, बट अगर आपने उसको कंज्यूम कर लिया तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू पे फॉर इट। एंड इफ आपने उसको कंज्यूम नहीं किया तो यू विल हैव टू रिटर्न इट। देन although there is no agreement, देखो although there is no agreement, there is no offer, there is no acceptance between R and the true owner, yet he will be bound to pay as law regards it as quasi contract। तो ये आ गया आपका। now these relations are also called as quasi contractual obligations in India। अब जैसे यहाँ पे आपको बताते हैं, चलो ये तो वापस से रिपीटेड पॉइंट्स आ गया। देखो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपके क्या है यहाँ पर। अब ध्यान रखो, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपन एक एक्रोनिम बनाते हैं। आप मुझे बताओ, आपका जब एडमिशन हुआ सीए इंस्टीट्यूट में, ठीक है, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, WRO, यस और नो? जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है दैट इज WRO, करेक्ट। अब जो सीए इंस्टीट्यूट है उसका हेड ऑफिस कहाँ है, उसका हेड ऑफिस कहाँ है सीए इंस्टीट्यूट का, सीए इंस्टीट्यूट का हेड ऑफिस कहाँ है, दिल्ली। नाउ व्हाट डज WRO स्टैंड्स फॉर, व्हाट डज WRO स्टैंड्स फॉर, वेस्टर्न रीजनल ऑफिस। ओके, वेस्टर्न रीजनल ऑफिस, जबकि हेड ऑफिस कहां पर है, नॉर्दर्न रीजनल ऑफिस में। ठीक है, तो देखो आपको मैं बताता हूं,
आर ओ, और यहां पर क्या आता है, एफ एम। आपका सीए इंस्टीट्यूट का हेड ऑफिस कहां पर, दिल्ली में। फाइनेंस मिनिस्टर भी कहां बैठता है, दिल्ली में, या अब तो बैठती है। फाइनेंस मिनिस्टर भी कहां बैठती है, दिल्ली में। एनआरओ एफ एम। सी, बहुत ही अजीब सा एक्रोनिम है, बट अगर याद रहे तो इट इज गुड। एनआरओ एफ एम। अब एनआरओ में एन स्टैंड्स फॉर व्हाट, एन स्टैंड्स फॉर नेसेसिटीज, एन स्टैंड्स फॉर नेसेसरीज या नेसेसिटीज, ओके। व्हाट डज आर स्टैंड्स फॉर, व्हाट डज ओ स्टैंड्स फॉर, ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉइंग नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट, कि मैंने आपको, आपके लिए कोई काम किया लेकिन वो नॉन ग्रेटिट्यूअस वे में किया था, मतलब आउट ऑफ ग्रेटिट्यूअस मींस जब आप बिना किसी कंसिडरेशन के एक्सेप्टेंस के लिए आप काम कर देते हो, ग्रेटिट्यूअस एक्ट। आपने नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट अगर किया और सामने वाले ने उसको अगर एंजॉय किया तो यहां पर वो जाएगा। एफ स्टैंड्स फॉर फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, एफ स्टैंड्स फॉर फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, and M stands for mistake, R stands for reimbursement। ओके, ये जस्ट क्लिक नहीं किया था मेरे को। तो ये है आपके क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। और सिंपल 68, सेक्शन 68, सेक्शन 69, सेक्शन 70, सेक्शन 71, सेक्शन 72। तो सेक्शन वाइज भी ये गया क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ये 5 सेक्शन। आप बताओ, 5 प्रॉब्लम 1 सोल्यूशन, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, राइट। 5 situations, 5 sections, 1 nature, quasi contract। आप बताओ, इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर? ओके, हम यहाँ पर अब एक एक को डिस्कस करेंगे, बट एक एक करके मैं आपको वैसे बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाइड। तो अगर किसी ने किसी को नेसेसरी सप्लाई किया, ना इट इज द पर्सन जिसको नेसेसरी सप्लाई किया है, उससे वो अपना अमाउंट रिकवर कर ले। अब यहाँ पर नेसेसरी सप्लाईज में क्या आ जाते हैं, देखो, जैसे कोई माइनर चाइल्ड है, उसको आपने नेसेसरी सप्लाई किया, या फिर कि अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया है ब्रीफली, ओके। या फिर सपोज किसी और इंसान को आपने उसको नेसेसरी सप्लाई किया, नॉट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द अदर पार्टी, जिसको नेसेसरी सप्लाई किया वो क्या करे, आपको रिम्बर्स करे। देन रिम्बर्स इन द सेंस वो आपको पैसे लौटाए, उसके लिए उसका आप क्लेम आप दोगे। देन पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, ठीक है ना, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। तो इसका क्या मतलब हो जाता है, आप सिंपली चेक करो। आपने जो एक क्वेश्चन था जो शीट में भी आज अपन ने डिस्कस किया था, उसमें जो एक पॉइंट था कि लैंडलॉर्ड ने पेमेंट कर दिया, या अपना टेनेंट ने पेमेंट कर दिया लैंडलॉर्ड का टैक्स। तो यहाँ पर क्या हो गया, इट इज पेड, द पेमेंट इज मेड बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। तो उसके लिए आप क्या करोगे, रिम्बर्समेंट मांगोगे कि देखो पेमेंट आपका था, but I was interested in the contract, so on your behalf I paid the money, now I have all the legal right to get the reimbursement of that payment। तो ये वो वाला सिनारियो होता है। then you will have obligation of a person enjoying non gratuitous act। तो जैसे मैंने आपको बताया, मैंने कोई काम किया, राइट, और वो ग्रेटिटुअस नहीं था, मैंने वो काम किया और उसका एक प्राइस कंसिडरेशन है, और आपने मेरे सर्विसेज को ले लिया। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज योर ऑब्लिगेशन टू पे द मनी, ओके। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जो यहाँ पर हमने ये वाला चेक किया था, बिस्किट, बिस्किट तो मिस्टेक हो गया यहाँ पे, बट ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स। तो सपोज करो आपने मेरे गुड्स को, you found my goods, okay, that is your duty to return it back to me, and till the time you don't find me, it is your responsibility to take care of the goods as if it is your own good, right? तो आप वैसे ध्यान रखोगे। then if the money is paid under coercion or mistake, करेक्ट, तो गलती से अगर आपने पेमेंट कर दिया, तो ये वाला एग्जांपल आ जाता है। ये देखो, ए pays money to B by mistake, करेक्ट, जबकि एक्चुअल में ए को पेमेंट किसको करना था, सी को करना था। तो ये आपका सेक्शन 72 आ गया। और सेम वे अगर आप यहाँ पे चेक करो,
अ ट्रेड्समैन लीव्स गुड्स एट सी, तो ये आपका नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट वाला आ गया, तो ये आपका सेक्शन 70, ये आपका सेक्शन 70 आ गया। आप देखो, इट इज अ नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट। वो उसके घर में बिस्किट छोड़ के गया था, बट वो गलती से छोड़ के गया था, और वो बिस्किट फ्री में खाने के नहीं थे, वो बिस्किट किसके थे, बेचने का था। ही वॉज अ ट्रेड्समैन, उसका बिस्किट बेचने का था, लेकिन उसने कंज्यूम कर दिया, और गलती से कंज्यूम कर दिया ये समझ के कि वो उसका खुद का है। Now in this case, there is a quasi contract. He has accepted the goods, so he will have to make the payment, right? So quasi contract clear हुआ आपको? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्लियर हुआ? ओके तो इसको अपन हम डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि देखो एग्जाम में हो सकता है आपको ये आ जाए, खाली ये इतना सा ये चार्ट आ जाए जहां पर आपको बताना पड़ेगा व्हाट आर द इंस्टेंसेस ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो आप उसमें क्या करोगे, ये एनआरओ एफएम लिखोगे, और एनआरओ एफएम लिखने के बाद इसमें आप यू आर जस्ट गोइंग टू मेंशन एवरीथिंग इन 2 लाइन्स, 2 to 3 लाइन्स में आप उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करोगे। बट सपोज करो फुल फ्लेजेड इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया, या फिर इसके ऊपर आ गया, या इनके ऊपर केस स्टडी आ गया, then you're going to explain that particular point। तो यहाँ पर देखो, claim for necessaries which is supplied to a person who is incapable of contracting। Okay, so if a person incapable of entering into the contract, or anyone whom he is legally bound to support, is supplied by another person with necessary suited to his condition, the person who has furnished such supplies is entitled to be reimbursed from the property of such incapable person। बट आपको यहां पर ध्यान क्या रखना है, that you are only supplying what, you are supplying necessities, you are not supplying luxuries। You are supplying necessities, you are not supplying luxuries। आप बताओ, दिस इज क्लियर? सो अगर आप नेसेसरी सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, या नेसेसिटी सप्लाई कर रहे हो टू अ पर्सन हु इज इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, प्लस यहां पर ध्यान रखना, जिसको आप ये नेसेसरी सप्लाई कर रहे हो, सच पर्सन डज नॉट हैव नेसेसरीज, सच पर्सन डज नॉट हैव नेसेसरीज व्हेन सप्लाइड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो सपोज करो, लेट्स से ए इज अ मेजर, ओके, ए ही इज अ मेजर, और ए क्या करता है, ए नेसेसरी सप्लाई करता है, ए नेसेसरी सप्लाई करता है किसको, टू बी हु इज अ माइनर। ओके, अब आप यहां पर ध्यान रखना, जब ये यहां पर नेसेसरी सप्लाई कर रहा है, अब इसमें आपको दो सिचुएशन बताता हूं। मैं बोलता हूं बी के पास, बी ऑलरेडी हैड दोस नेसेसरीज, बी ऑलरेडी हैड दोस नेसेसरीज। नाउ इन दिस केस आप क्या बोलोगे, यहां पर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, क्यों नहीं बना, बिकॉज बी ऑलरेडी हैड दोस नेसेसरीज। बट अगर मैं बताऊं बी डिड नॉट हैड द नेसेसरी, तो आप यहां पर क्या बोलोगे, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया। यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहां पर वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया। और दूसरा चीज आपको और ध्यान क्या रखना है, ही इज ओनली सप्लाइंग नेसेसरीज। नाउ लेट्स से इफ बी इज सप्लाइंग, लेट्स से लग्जरी, if B is supplying luxuries to B, in that case again quasi contract नहीं बनेगा। In this case no quasi contract। Am I clear? Am I clear? Am I clear? Am I clear? Right? Okay, तो आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, इसने माइनर को ये सप्लाई इसने माइनर को ये नेसेसरी सप्लाई तो कर दिया, बट आप मुझे एक बात बताओ,
माइनर से ये रिकवरी क्या करेगा? फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ दिस माइनर, ठीक है, वो माइनर से रिकवरी नहीं करेगा, ओनली फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ माइनर। तो यहां पर वही ध्यान रखना है। अब यहां पर सिर्फ माइनर नहीं, और एग्जांपल्स में अगर आप देखो, ए सप्लाइज टू बी a lunatic or a minor with what necessaries suitable to his conditions of life. Now, A is entitled to reimbursement from the property. अच्छा, आपको एक चीज और ध्यान रखना है. What is necessary? This is not defined in the law. What is necessary is not defined in the law. So, what do you mean by necessary? Essentials for living, right? But essentials for living, कोई बोलेगा कि essential for living is what? बेसिकली 2 टाइम का खाना मिल गया, दैट इज एसेंशियल. अब कोई ये बोलेगा 2 टाइम के खाने से नहीं होगा, आई ऑल्सो नीड एक्स्ट्रा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब भी क्या हो जाते हैं आपके एसेंशियल फॉर लिविंग हो जाते हैं. तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो नेसेसरी है, ये नेसेसरी आइटम, दिस विल डिपेंड ऑन द केस टू केस बेसिस, केस टू केस बेसिस. और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? जिस पर्सन को आप ये नेसेसिटी प्रोवाइड कर रहे हो ना, उसके ऊपर. आप सिंपली ध्यान रखना, जिसको आप नेसेसिटी प्रोवाइड कर रहे हो, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि बेसिकली वेदर द पर्सन, उसके लिए ये नेसेसिटी था कि नहीं था. तो सपोज करो मैं जिस सोसाइटी को, बेसिकली ये माइनर जिस सोसाइटी को बिलोंग करता है, उसको आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड एवरीथिंग, फ्रूट्स बेसिकली गुड फूड्स, फ्रूट्स एंड ऑल, सब ये सब उसके लिए क्या है, उसका स्टेटस के बराबर है. नाउ इन दैट केस अगर आप उसको फ्रूट सप्लाई कर रहे हो तो वो नेसेसरीज में काउंट हो जाएगा. बट सपोज करो बी का जो फाइनेंशियल स्टेट है, उसमें फ्रूट्स वगैरह वो तो कभी खाता ही नहीं, मतलब 2 टाइम का उसको रोटी मिल जाए वही बहुत है. सो यहाँ पर फ्रूट्स फिर क्या बन जाएगा? वो लग्जरी बन जाएगा. तो आपको ये ध्यान रखना है, नेसेसरी सुटेबल्स जो रहेंगे, दिस विल डिपेंड ऑन केस टू केस बेसिस. ओके. अब एक चीज और ध्यान रखना है, अगर ए को ये क्लेम करना है कि ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और बी के प्रॉपर्टी से उसको क्लेम करना है, तो यहां पर ध्यान रखना होगा, द सप्लायर बेसिकली इन आवर एग्जांपल, ए विल हैव टू प्रूव not only that the goods were supplied to the person who was minor or lunatic, but also that they were suitable for his actual requirement at the time of sale and delivery. ठीक है. और ये भी रहेगा कि उसके पास ऑलरेडी ये नहीं होना चाहिए. अगर ऑलरेडी उसके पास ये नेसेसरी प्रोडक्ट्स था, in that case there will be no quasi contract. So that's what is here. आप मुझे बताओ, is this clear? Is this clear? मोस्ट प्रोबेबली इसके ऊपर आपको केस स्टडी जैसा मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली इसका आपको केस स्टडी जैसा मिलेगा, राइट? सो आप ये देखो. ओके, नेक्स्ट आप देखिए, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन. सो पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन में क्या हो जाता है? देखो, अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ द मनी विच अनदर इज बाउंड टू पे, विच अनदर इज बाउंड टू पे बाय लॉ, ठीक है, एंड हु देयरफॉर पेज इट विल बी एंटाइटल फॉर रिम्बर्समेंट. तो आप यहाँ पे ध्यान रखो, एक सिंपल एग्जांपल ये वाला, ये तो है, और इसी के जैसा और एक एग्जांपल रहता है. आप यहाँ पे चेक करो, आई स्टे ऑन अ आई स्टे ऑन अ रेंटेड प्रेमाइस. मेरा जो लैंडलॉर्ड है, ठीक है, आई हैव अ लैंडलॉर्ड, और मैं यहाँ पर क्या हूँ? टेनेंट हूँ. अच्छा, लैंडलॉर्ड जो है, उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं किया. लैंडलॉर्ड हैज नॉट पेड प्रॉपर्टी टैक्स टू म्युनिसिपैलिटी. तो यहां पर लेट्स से मैं बीएमसी लिख देता हूं. ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स आपने म्युनिसिपैलिटी को पे नहीं किया, जो अथॉरिटीज थे उनको पे नहीं किया. अथॉरिटीज घर पर आए. अब अथॉरिटीज घर पर आएंगे तो उनको कौन मिलेगा? अथॉरिटीज जब घर पर आएंगे तो अथॉरिटीज को मैं मिलूंगा, टेनेंट मिलेगा. ठीक है. अच्छा, अथॉरिटीज ने क्या बोला? देखो, आपके पास 24 आवर्स है टू वकेट द प्रेमाइस. क्यों? बिकॉज हम इस प्रेमाइस को क्या करने वाले हैं? हम इस प्रेमाइस को सील करने वाले हैं, बिकॉज इसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं किया. राइट नाउ, एज अ टीनेंट, इफ आई पे द प्रॉपर्टी टैक्स, आप ये देखो, एज अ टीनेंट, इफ आई पे द प्रॉपर्टी टैक्स, आई पेड द टैक्स
टू बीएमसी, तो यहां पर जो लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड इज बाउंड टू पे दैट प्रॉपर्टी टैक्स टू मी नाउ, उसको रिम्बर्स करना पड़ेगा। आप मुझे बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं, ये क्लियर हुआ कि नहीं? देखो लैंडलॉर्ड ने मुझे कोई ऑफर नहीं किया, मैंने कोई एक्सेप्टेंस नहीं किया, ना मैंने कोई ऑफर किया और लैंडलॉर्ड ने उसको एक्सेप्टेंस किया। आई वॉज वॉट, आई एम दैट इंटरेस्टेड पार्टी, आई एम दैट इंटरेस्टेड पार्टी, एंड who is that another party? This landlord is that another party. This property tax is what? This is the amount he is bound to pay. Bound to pay by law. आप मुझे बताओ, इज दिस क्लियर? ये पूरा क्लियर हुआ आपको? ये पूरा क्लियर हुआ? ओके, परफेक्ट। तो यहां पर भी वही है, बी होल्ड्स, आप ये देखो, बी होल्ड्स लैंड इन बंगाल which is given on lease granted by A, that zamindar. Now the revenue payable by A, तो यहाँ पर A is that other person, okay? A, the revenue payable by A to government being in arrear, his land is advertised for sale by the government. So under the revenue law, the consequence of the sale will be annulment of the B's lease, okay? Now to prevent the sale and the consequent annulment of his own lease, correct? He pays that जो भी यहाँ पर जो अरियर था, ठीक है, द रेवेन्यू विच वाज अरियर ही पेड इट टू द गवर्नमेंट विच वाज ड्यू फ्रॉम ए। नाउ ए इज बाउंड टू मेक गुड द अमाउंट सो पेड। तो आप यहाँ पे चेक करो, यही वाला लाइन वापस से नहीं आ गया, नो वन शुड ग्रो रिच ऑफ अनदर पर्सन्स लॉस। इज दिस वैलिड? वैलिड, फिट बैठ रहा है हर केस में, हर जगह आपको ये फिट बैठेगा। ओके, सो लेट्स मूव अहेड नाउ। आप ये देखो, ऑब्लिगेशन ऑफ द पर्सन एंजॉइंग अ नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट, सो where a person lawfully does anything for another person or delivers anything to him not intending to do gratuitously। आप ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, not intending to do gratuitously, and such other person enjoys the benefit thereof, the later is bound to pay, the later is bound to pay compensation to the former in respect of or to restore the things delivered to him। देखो मैं आपको इसमें ये बताता हूं, यहां पर क्या रहेगा, he had done the act and had delivered the things lawfully। दूसरा, he had not done so gratuitously and the other person also enjoyed the benefit। तो ये रहता है। अब आप एक सिंपल चेक करो, यश सपोज करो आप गए सलोन में हेयर कट करवाने के लिए, ठीक है, आप गए सलोन में हेयर कट करवाने के लिए, और जो सलोन में वहां पे स्टाइलिश था या जो भी बार्बर वहां पे था, ठीक है, उसने क्या किया, उसने आपको बोला यश मैं आपको शैम्पू कर दूं, ठीक है, आपने बोला हाँ कर दो, तो उसने लिया और आपके बालों पे शैम्पू कर दिया, ठीक। फिर देखो, हेयर कट तो आपने उसको बोला ही था, उसने हेयर कट भी कर दिया। उसके बाद उसने आपको बोला यश आपके बालों में मुझे थोड़ा सा बेसिकली यू नो हेड, अब यू नो ड्राइनेस लग रहा है, स्कैल्प में ड्राइनेस लग रहा है, एक बहुत अच्छा ऑयल आया है, अगर आप बोलो तो मैं वो लगा देता हूँ, इट इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। तो उसने आपके यहाँ पर क्या किया, स्कैल्प में ऑयलिंग भी कर दिया, ठीक है, और आपको लेट्स से उसने ऑयलिंग के साथ साथ में हेड मसाज भी दे दिया, करेक्ट। उसके बाद में लेट्स से उसने आपको स्टीम भी दे दिया, ये सब दे दिया। आप गए किसके लिए थे, हेयर कट के लिए गए थे, एंड व्हेन यू हैड गॉन यू सेड टू द बार्बर दैट गिव मी हेयर कट। मुझे बताओ, जब बिल आया उसने बोला शैम्पू का 50 रुपया, लेट्स से हेयर कट का 300, स्काल्प ऑयल दिस इज अनदर 300, हेड मसाज 100 रुपीज, स्टीम 100 रुपीज। मुझे बताओ उसने आपका बिल बना दिया
850 रुपए का। विल यू पे 850 और विल यू पे 300? व्हाट अमाउंट यू आर गोइंग टू पे? और बाकी जने बताओ, यश कितना पे करेगा? क्या यश बाद में इस चीज के लिए लड़ सकता है कि मैंने आपको सिर्फ हेयर कट के लिए बोला था, ये सब आपने अपने आप किया, मुझे लगा हेयर कट में इंक्लूडेड है? आंसर इज नो। दिस इज व्हाट? नॉन ग्रेटिटुअस। This is a non-gratuitous act. Okay, so you will have to pay for this. Even this, you will have to pay for it. Okay. अच्छा, और चीज एक मेरे को बताओ, आप और एक चीज मेरे को बताओ। फॉर एग्जाम्पल, यश हेयर कट कराने गया, तो वो थ्री इडियट्स में जैसे वायरस शेव कराते वक्त सो जाता है ना, पावर नैप लेता है। यश ने पावर नैप लिया और उसने पीछे से ये सारा काम कर दिया। नाउ इज यश लाइबल टू पे? यश टुक अ पावर नैप, और यश पावर नैप लेने के पहले उसने क्या बोला था? ये कर दो। और जो बार्बर था उसने ये एडिशनली कर दिया। सो नो। व्हाई नो? अब भी तो वो एक्ट नॉन ग्रेटिटुअस है, बिकॉज नाउ दीज सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड लॉफुली। दिस सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड लॉफुली। आया समझ में? सो दैट्स व्हाट गोज हियर। सॉरी। सो आप यहां पे देखो, जैसे जस्ट अ मिनट। थैंक यू रुति। ओके, सो आप यहां पे चेक करो, जैसे आई थिंक आई मिस्ड इट। ओके, आप यहां पे देखो, देखो के एक क्या है, ये गवर्नमेंट सर्वेंट है एंड ही वाज कंपल्सरीली रिटायर्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो कई बार लोगों को गवर्नमेंट क्या बोल देती है, आप अपने आप रिटायरमेंट ले लो और कंपल्सरीली रिटायरमेंट ले लो। तो उनको ध्यान रखना, गवर्नमेंट ऑफिस से आपको कभी टर्मिनेट नहीं किया जाता, आपको रिटायर किया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको कंपल्सरीली रिटायरमेंट दे दो। उसने क्या कर दिया, कोर्ट में जाके रिट पिटिशन फाइल किया। नाउ व्हाट इज रिट पिटिशन? बेसिकली अगर आपको आपका हक नहीं मिले तो आप रिट पिटिशन फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो बस आप बिल्कुल ऐसे ही ध्यान रख लेना, रिट पिटिशन जहां पर आपको आपका हक नहीं मिलता तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाते हो, रिट पिटिशन फाइल कर देते हो। और एंड ऑब्टेन्ड एन इंजंक्शन अगेंस्ट द ऑर्डर। इंजंक्शन अगेंस्ट द ऑर्डर मतलब कोर्ट ने इसको स्टॉप कर दिया। इंजंक्शन मतलब स्टॉप कर दिया कि भाई आप इसको कंपल्सरीली रिटायरमेंट के लिए फोर्स नहीं कर सकते। गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ऑर्डर आ गया कि आप इनको जबरदस्ती रिटायरमेंट के लिए फोर्स नहीं कर सकते। नाउ ही वाज रीइंस्टेटेड एंड वाज पेड सैलरी। ठीक है, उनको दोबारा से जॉब में बुला लिया गया और उनको सैलरी देते गए। ठीक है, बट वाज गिवन नो वर्क, लेकिन उनको कोई भी काम नहीं दिया गया। एंड इन द मेन टाइम गवर्नमेंट वेंट ऑन फॉर अपील। तो देखो अपील कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल के गए हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट में इनको इनके फेवर में ऑर्डर मिल गया, तो गवर्नमेंट कहां पहुंच जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। या जिसके भी फेवर में हाई कोर्ट में ऑर्डर नहीं आता वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। अब जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने किसके फेवर में डिसीजन दिया, गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन दिया। जब गवर्नमेंट के फेवर में ये डिसीजन दिया तो के को बोला गया कि आप ये जो सैलरी है जो आपको ये मिला, जब ये हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया था और आपको दोबारा से जॉब पे ले आए थे हम, उस टाइम का जो भी सैलरी है
वो आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय आपको हमने कोई भी काम नहीं दिया था, ठीक है। सो सिंस नो वर्क वाज गिवन ड्यूरिंग दैट टाइम, यू हैव टू रीइंस्टेट दैट सैलरी। आप बताओ, इज दिस क्लियर? बिकॉज अगेन क्या है, नॉन ग्रेटिटुअस, एक के फायदे पे दूसरे को नुकसान, मतलब क्योंकि देखो जैसे ही हाई कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने चेंज कर दिया, अब हाई कोर्ट का ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता, अब हाई कोर्ट का मैटर कोई भी मैटर नहीं करता। इट्स लाइक आप ऐसे समझो कि टप्पू, ओके, एंड दैट्स हाई कोर्ट इज व्हाट, हाई कोर्ट इज लेट्स से जेठालाल एंड दिस इज योर चंपक चाचा, करेक्ट। तो जेठालाल ने बोला कि नहीं टप्पू तुम बाहर नहीं जाओगे, ठीक है, लेकिन चंपक चाचा ने बोला हाँ तुम चले जाओगे, तो खत्म ना। जेठालाल ने जो बोला उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सो आपको ये ध्यान रखना है दैट सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही एक ऑर्डर दे दिया, हाई कोर्ट का ऑर्डर जो, अब देखो हो सकता है हाई कोर्ट के जो ऑर्डर हाई कोर्ट ने दिया वही ऑर्डर कौन दे, सुप्रीम कोर्ट दे, या फिर ऐसा हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का उल्टा ऑर्डर दे दे, जैसे इस केस में हुआ, हाई कोर्ट ने के फेवर में दिया ऑर्डर और सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के फेवर में दिया। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के फेवर में दिया, हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या हो गया, हम इसको लॉ में बोलते हैं नलीफाइड, नलीफाई हो गया, राइट ना। इन दिस केस उसको ये रिटर्न करना पड़ा। सेम वे आप यहाँ पे देखो, ये एग्जांपल हमने स्टार्ट में भी देखा था, एक ट्रेड्समैन है, सो ए अ ट्रेड्समैन लीव्स गुड्स एट बीज हाउस बाय मिस्टेक, बी ट्रीट्स द गुड्स एज हिज ओन एंड ही इज बाउंड टू पे ए फॉर देम। आप बताओ, दिस इज क्लियर? दिस इज क्लियर? ओके, आगे देखो, नेक्स्ट आता है आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइंडर ऑफ गुड्स, ठीक है। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, अ पर्सन हु फाइंड्स गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर एंड टेक्स देम इनटू हिज कस्टडी इज सब्जेक्ट टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इफ ही वाज द बेली। बेली का क्या मतलब होता है, देखो ये ज्यादा डिटेल में तो आप कब कवर करोगे, जब आप सीए इंटर में जाओगे, क्योंकि बेलमेंट वाला कॉन्सेप्ट वहां आता है। बट बेली का क्या मतलब होता है, बेली इज द पर्सन जिसको आपने अपना गुड्स दिया है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, राइट। सो when goods are given for a particular purpose, person to whom, ये ज्यादा अच्छा है। so person to whom goods are given for a particular purpose, वो कौन होता है, बेली हो जाता है, ठीक है। thus the finder of the lost goods has to take, तो बेसिकली आपको क्या बोला है, इफ यू आर अ फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स, इट इज योर ड्यूटी, इट इज योर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ द गुड्स, okay, it is your duty to take care of the goods and keep it in your custody, keep it in your custody as if you are the owner of the good, and जैसे आप अपने गुड्स को ध्यान में रखोगे वैसे। so thus the finder of the lost good has to take proper care of the property as a man of ordinary prudence would take, then he will have no right to appropriate the good and he will have to restore the goods if the real owner is found। तो ये तीन चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ओके। सो दिस इज हाउ इट गोस। ये आपका है, ये एग्जाम्पल आप रीड कर लेना। फिर देखो यहाँ पे आ जाता है मनी पेड अंडर मिस्टेक और अंडर कोअर्शन। तो यहाँ पर आप देखो कैसे रहता है, ए ने और बी ने दोनों ने मिलकर सी से पैसा उधार लिया, ठीक है। तो सी इज लेट्स से द लेंडर, सी इज द मनी लेंडर, ए और बी दोनों क्या है, फॉर एग्जाम्पल दे आर जॉइंट बोरोवर्स, दे आर जॉइंट बोरोवर्स। अब हुआ क्या, और इन दोनों ने कितना इकट्ठा पैसा बोरो किया था, फॉर एग्जाम्पल दे टुगेदर बोरोड 5,000 रुपीज, ठीक है। अब हुआ क्या, जब रीपेमेंट का बारी आया तो ए ने क्या कर दिया, 5,000 रुपीज पे कर दिया, ये बोल के कि हम दोनों के बिहाफ में 5,000 आपको। बी ने भी क्या कर दिया, 5,000 रुपया पेमेंट कर दिया। तो आप सिंपली चेक करो, ये जो मनी लेंडर है, दिस इंप्लाइज मनी लेंडर रिसीव्ड द पेमेंट ट्वाइस, मनी लेंडर जो है उसको पेमेंट
ट्वाइस मिल गया, 2 बार उसको पेमेंट मिल गया। अब जब उसको 2 बार ये पेमेंट मिल गया, इन दैट केस ये क्या हो गया, बेसिकली सी इज नाउ इनटू, सो इसकी वजह से सी किस में आ जाएगा, सी के साथ एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया, एंड सी विल हैव टू रिटर्न द 5,000 रुपीज। आप बताओ, इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर? ओके, ऑल राइट। सिमिलरली यहां पर जैसे बताया हुआ है, एनी अमाउंट विच इज पेड बाय coercion, any amount which is paid by coercion is also what, it is also recoverable। एंड बस आपको बस खाली क्या ध्यान रखना है, coercion में अगर आपने अपने पास पैसा रख लिया तो फिर आप उसको रिटर्न, बस बेसिकली आपने अगर coercion वाले कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बना दिया तो इन दैट केस देन यू हैव नो लाइबिलिटी टू रिटर्न दैट। तो यहां पर देखो, जैसे व्हेन टी वाज ट्रैवलिंग विदाउट टिकट in the tram car and on checking he was asked to pay 5 rupees as a penalty to compound the transaction, T filed a suit or corporation for the recovery on the ground that it was extorted to him, right? The suit was decreed in his favor। इसका क्या मतलब है आप ये समझो, इसका क्या मतलब है आप ये समझो। अब देखो हुआ क्या, जब आप विदाउट टिकट ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, विदाउट टिकट ट्रैवल करने के। जब टीसी ने आपको पकड़ा तो ठीक है, भाग जाना एक ऑप्शन नहीं है, बट 2 लीगल ऑप्शन जो है, वो लीगल ऑप्शन क्या है, या तो आप क्या करो, यू पे द फाइन, यू पे द पेनल्टी, ठीक है, या फिर आप क्या करो, यू गो टू जेल, ठीक है, जो भी टाइम पीरियड है। अब यहां पर देखो क्या हुआ, आप पेनल्टी पे करना चाहो तो आप ये पे कर दो, आप ये करना चाहो तो ये कर दो, इन दोनों के बीच में क्या वर्ड है, और, राइट। तो अगर आप विदाउट टिकट पकड़े गए तो आपको जो टीसी है वो ये नहीं बोल सकता कि आपको पेनल्टी पे करना ही पड़ेगा, आप ये ऑप्शन नहीं ले सकते, क्योंकि लॉ में आपको ये 2 ऑप्शन दिया हुआ है। सो यू कैन डू दिस और यू कैन डू दिस। सो यहां पर क्या था, टी सेड दैट मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं जेल चला जाऊंगा, ठीक है, लेकिन टीसी ने क्या बोला, नहीं तुम्हें पेनल्टी पे करना पड़ेगा, और पी ने टी से फिर जबरदस्ती वो पेनल्टी लिया गया, और बाद में टी ने क्या कर दिया, टी ने रेलवे वालों के ऊपर जो यहाँ पर ट्राम है उनके अगेंस्ट में केस फाइल कर दिया, और क्या बोला कि मुझसे जबरदस्ती ये पेमेंट लिया गया, रिमेंबर, कुअर्शन, कुअर्शन, रिमेंबर, जबरदस्ती मेरे से ये पैसा वसूला गया, हेंस, हेंस दिस इज व्हाट, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, और मुझे मेरा ये पेनल्टी का अमाउंट वापस मिलना चाहिए। पर अगर उसको ये पेनल्टी का अमाउंट वापस दिया जाएगा तो टी को फिर 2 दिन सरकारी गेस्ट भी बन के आना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है प्रोविजन। आप बताओ, दिस इज क्लियर, दिस इज क्लियर, दिस इज क्लियर? ओके, ओके। नाउ गाइस, there is a small problem, there is a small problem, I'll have to end the class right now, but we will just resume in 15 minutes, we will just resume in 15 minutes। एक बार यहाँ पे I think there is some problem here, तो एक बार पावर कट कर रहे हैं, we'll just resume the class in 15 minutes, okay, okay, it is 1:15 right now, 1:30 we will start, 1:30 we will start again,